बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ग्रेड 10 से चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन को देखेंगे कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के इंट्रोडक्शन के बाद हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कितनी टाइप की हो सकती है। देन हम देखेंगे कि एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स, देन वी विल डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है? सिंपली वी कैन से कोऑर्डिनेशन जो है, आप लोगों ने ये टर्म जो है ये ग्रेड 9 जो है उसके फर्स्ट चैप्टर में जब आपने इंडिविजुअल लेवल पढ़ा, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने जब इंडिविजुअल लेवल पढ़ा तब वहाँ पे भी आपने पढ़ा कि डिफरेंट सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। सिंपली वी कैन से कोऑर्डिनेशन इज़ वर्किंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, या सिंपली वी कैन से बॉडी ऑर्गन्स एंड systems in harmony, यानी कि बॉडी ऑर्गन्स और सिस्टम्स का एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। हम इसको एक एग्जांपल से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, रनिंग of a boy to catch a cricket ball। एक बच्चा जो कि क्रिकेट बॉल के पीछे भाग रहा है, हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से कोऑर्डिनेशन है, कौन कौन से सिस्टम इसके इन्वॉल्व हैं। अब रनिंग जो है, रनिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है जो सिस्टम वो है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि इसके मसल्स इन्वॉल्व हैं, मसल्स एंड बोन्स, इनकी इन्वॉल्वमेंट है। ये किस सिस्टम में मौजूद है? स्केलेटल सिस्टम में। तो यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है। अब स्केलेटल सिस्टम जो है वो अकेला काम नहीं कर रहा। असल में हम कोऑर्डिनेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ जो है वो स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है। जब स्केलेटल सिस्टम एक्टिवेट होता है तो स्केलेटल सिस्टम जो है, चूँकि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इस दौरान मसल्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATPs। अब मसल्स जब एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये एनर्जी आ रही है फ्रॉम रेस्पायरेशन। और हमें पता है रेस्पायरेशन जो है इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये ऑक्सीजन जो है वो इनटेक कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होता है तो साथ ही साथ जो है वो इसकी सप्लाई भी बढ़ा देनी चाहिए। रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है कि फूड सप्लाई भी हो। तो फूड सप्लाई के लिए सिस्टम एक्टिवेट होता है जिस सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये डाइजेस्टेड फूड सप्लाई जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसको डाइजेस्टेड फूड कौन सा सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है जी? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये देखें कि डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, देन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। ये असल में कोऑर्डिनेशन है। और ये सिस्टम्स जो हैं ये किस तरह से इन हार्मनी वर्किंग कर रहे हैं? असल में रनिंग जब एक शख्स कर रहा है
तो उसका स्केलेटल सिस्टम जो है, इससे सेंसरी ऑर्गन जो हैं वो इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं और ब्रेन को प्रोवाइड करते हैं। अब फिर ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, लिंक करता है कि और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चाहिए होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मसल जो है उनको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी किस तरह से आएगी? रेस्पिरेशन से। इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको एफिशिएंट किया जाता है। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है उसकी सर्कुलेशन की स्पीड जो है वो बढ़ा दी जाती है। यही वजह है कि जब हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या रनिंग कर रहे होते हैं तो इस दौरान जो है वो ब्रीदिंग रेट तेज़ हो जाता है। ब्रीदिंग रेट जो है वो रेस्पिरेशन को इंक्रीज़ कर रहा होता है। इसी तरह से रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो और फास्ट होती है, और फिर सर्कुलेशन भी और तेज़ हो जाती है। इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम भी और तेज़ हो जाता है। तो ये सारे डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो किसी एक एक्शन के लिए जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं। ये है जी कोऑर्डिनेशन। सो सिंपली वी कैन से कोऑर्डिनेशन इज़ वर्किंग ऑफ डिफरेंट body organs and systems in harmony. It is coordination. So different body systems का, body organs का एक दूसरे से मिलजुल के काम करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन की और भी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ तो इसमें न सिर्फ जो है वो मेरे हाथ के मसल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, बल्कि एक टाइप के मसल्स नहीं, ये सैकड़ों टाइप के मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसके साथ साथ मेरा सोचना, समझना, और फिर कह लें कि इसमें भी मेरी एनर्जी यूज़ हो रही है, एनर्जी लग रही है, एटीपीज़ यूज़ हो रहे हैं। तो ये जिस डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं इन कोऑर्डिनेशन। ये हो गया जी कोऑर्डिनेशन। देन हम डिस्कस करते हैं जी टाइप्स। अब एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, ये जो भी एक्शन होता है, फॉर एग्जांपल रनिंग जो है, इस केस में हमने जैसे डिस्कस किया, रनिंग जो है, रनिंग इज़ अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। रनिंग जो है इट इज़ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। सो एक एक्शन जो कोऑर्डिनेशन से परफॉर्म किया जा रहा है, इसको हम कहेंगे ये एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन है। मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया ताकि इसकी हमें अभी इसी लेक्चर में ज़रूरत पड़ेगी इस बात की। कोऑर्डिनेटेड एक्शन जी। कोऑर्डिनेशन फिर जी दो तरह की हो सकती है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है, दो तरह की कोऑर्डिनेशन हो सकती है। कौन सी दो तरह की कोऑर्डिनेशन हो सकती है? नंबर 1 पे है जी नर्वस कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में बी ऑफ टू टाइप्स। ये हो सकती है जी नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरी हो सकती है जी केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, दो तरह की कोऑर्डिनेशन है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है ये इन्वॉल्व है इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद है। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है और नर्वस सिस्टम क्या है, इन डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे आपने टाइप्स याद रखनी है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन हो सकती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन हो सकती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है इसको कह लें कि कैरी आउट किया जाता है बाय नर्वस सिस्टम, और केमिकल कोऑर्डिनेशन को बाय एंडोक्राइन सिस्टम। एक बात यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये क्विक होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लो होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं ये देरपा होते हैं, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। अब नर्वस सिस्टम जो या नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये एनिमल्स के अंदर दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन, जबकि प्लांट्स के अंदर और दूसरे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं उनके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड
action. Components of a coordinated action. जी, इसमें हम देखने जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं और हम इनको यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे और इनकी एग्जांपल्स लेंगे। एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करते हैं जी कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं और फिर उसी तरह से हम जो है वो डिफ़ाइन करते जाएंगे, एग्जांपल्स लिखते जाएंगे। जी, नंबर 1 पे कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है इसके लिए एक स्टिमुलस रिक्वायर्ड है। स्टिमुलाई प्लूरल फॉर्म है, मैं यहाँ पे स्टिमुलस लिख रहा हूँ। इसी तरह से नंबर 2 पे है जी स्टिमुलस, नंबर 2 पे रिसेप्टर्स, दूसरे नंबर पे रिक्वायर्ड कंपोनेंट जो हैं ये रिसेप्टर्स हैं। स्टिमुलस, रिसेप्टर्स और नंबर 3 पे कोऑर्डिनेटर्स। नंबर 3 पे कोऑर्डिनेटर्स और जी नंबर 4 पे इस साइड पे आ जाए, नंबर 4 पे होते हैं जी इफेक्टर्स। इफेक्टर्स और नंबर 5 पे हैं जी रिस्पॉन्स। जी, ये 5 कंपोनेंट्स हैं, स्टिमुलस, रिसेप्टर्स और कोऑर्डिनेटर। एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है उसकी परफॉर्मेंस के लिए नंबर 1 पे एक स्टिमुलस चाहिए। स्टिमुलस क्या चीज़ है? इसको बोला जाता है एनी चेंज, यानी कि ये किसी चेंज का नाम है। चेंज, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट। एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, ये चेंज जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में हो सकती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो सकती है। सो एनी चेंज इन एनवायरनमेंट इज़ नोन एज स्टिमुलस। लेकिन कौन सी चेंज? विच कैन प्रोवोक, ये है तो चेंज, चेंज इन एनवायरनमेंट, लेकिन विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स, जो कि एक एक्शन को परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर करे बॉडी को। सो स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज इन एनवायरनमेंट विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हम फ़ौरन हाथ को पीछे हटा लेते हैं। इस केस में वो जो गर्म चीज़ है उसमें हीट जो है वो स्टिमुलस है, हीट की वजह से हमने हाथ को पीछे हटाया है। सो किसी भी एक्शन जो है कोऑर्डिनेटेड एक्शन की परफॉर्मेंस के लिए जो पहली चीज़ नेसेसरी है वो है जी स्टिमुलस। स्टिमुलस जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा कि सनफ्लावर जो हैं वो मूव करते हैं जिस साइड से सनलाइट आ रही होती है। तो सनफ्लावर सनलाइट, जिस तरफ से सनलाइट आ रही है उस तरफ को वो मूव करते हैं। ठीक है जी। तो ये असल में उनकी जो मूवमेंट है ये सनलाइट के इन्फ्लुएंस में है। सनलाइट जो है वो यहाँ पे एक्ट कर रही है एज स्टिमुलस। सो सनलाइट फॉर सनफ्लावर एक स्टिमुलस है। इसी तरह से अचानक तेज़ रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है तो हम जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं फ़ौरन से। तो ये जो कह लें कि फ्लोरेसेंट लाइट जो है ये हमारे लिए एक स्टिमुलस है। इसी तरह से प्रेशर एक स्टिमुलस है, हीट, प्रेशर, कोल्डनेस जो है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि पेन, इसी तरह से इन्फेक्शन। तो ये सारे के सारे स्टिमुलस हैं जिनके अगेंस्ट कुछ एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। सो यहाँ पे चंद एक एग्जांपल्स लिख लेते हैं स्टिमुलस की। फॉर एग्जांपल, हीट इज़ स्टिमुलस, प्रेशर इज़ स्टिमुलस। इसी तरह से आप कह लें जी इन्फेक्शन जो है, वायरल और फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, दे ऑल आर स्टिमुलाई। उसके बाद आते हैं रिसेप्टर्स। अब इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए कोई एक कंपोनेंट मौजूद होना चाहिए।
यानी कि एनवायरमेंटल चेंज को जो चीज़ डिटेक्ट करेगी हम उसको रिसेप्टर बोलते हैं। सो रिसेप्टर्स जो हैं वो कह रहा है रिसेप्टर्स जो हैं ये हो सकते हैं ऑर्गन्स, दे मे बी ऑर्गन्स, टिश्यूज़, इवन सेल्स। ये कैसे सेल्स होंगे? विच आर स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, दे आर स्पेसिफिकली बिल्ड टू डिटेक्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। यानी कि रिसेप्टर्स जो हैं ये स्टिमुलस स्पेसिफिक हैं। रिसेप्टर, कोई ख़ास रिसेप्टर जो है वो ख़ास किस्म के स्टिमुलस को ही डिटेक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल साउंड जो है, साउंड इज़ डिटेक्टेड बाय ईयर्स। सो साउंड के लिए रिसेप्टर क्या है? ईयर। इसी तरह से लाइट है तो लाइट के लिए रिसेप्टर हैं जी आइज़। सो ईयर्स और आइज़ जो हैं ये हमारे रिसेप्टर्स हैं। इसी तरह से स्किन जो है वो रिसेप्टर है। सो जो भी ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स किसी टाइप के स्टिमुलस को जो है वो डिटेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। सो रिसेप्टर्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल ईयर्स, आइज़ ये हमारे रिसेप्टर्स हैं, स्किन रिसेप्टर्स हैं, बाज़ दफ़ा सेल्स, इवन सेल जो हैं वो भी रिसेप्टर्स हो सकते हैं। सो रिसेप्टर्स को हमने डिफ़ाइन किया जी, रिसेप्टर्स आर ऑर्गन्स, tissues or cells which are specifically built to detect a particular type of stimulus, यानी कि स्टिमुलस स्पेसिफिक होते हैं रिसेप्टर्स। उसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटर्स। अब कोऑर्डिनेटर क्या है? कोऑर्डिनेटर असल में कोऑर्डिनेटेड एक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक कह लें कि कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत होती है जो लिंक करता है डिफरेंट सिस्टम्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को। तो कोऑर्डिनेशन में दो ऑर्गन्स ऐसे हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन में ख़ास तौर पे दो ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। ये हैं जी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हैं दे एक्ट एज कोऑर्डिनेटर्स। एक्चुअली इनका काम क्या है, हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, कौन से ऑर्गन्स होंगे कोऑर्डिनेटर्स? कोऑर्डिनेटर्स आर ऑर्गन्स which receive information from receptors and send messages towards next, यानी कि effectors। coordinator receive information from receptors and send messages to effectors for a proper action। यानी कि इसके अगेंस्ट जो स्टिमुलस हुआ है, जो एनवायरमेंटल चेंज देखी गई है इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, रिसेप्टर्स ने उसको डिटेक्ट किया और कोऑर्डिनेटर्स को इसका मैसेज सेंड कर दिया। अब कोऑर्डिनेटर्स जो हैं ये इधर से मैसेज रिसीव करेंगे और इफ़ेक्टर्स को मैसेज देंगे कि ये एक्शन परफॉर्म किया जाना चाहिए इस स्टिमुलस के अगेंस्ट। सो कोऑर्डिनेटर्स जो हैं दे आर ऑर्गन्स विच आर बिल्ट टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड टू सेंड इंफॉर्मेशन और मैसेजेस टू इफ़ेक्टर्स फॉर अ प्रॉपर एक्शन। सो कोऑर्डिनेटर्स में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह से अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटर्स हो सकते हैं डिफरेंट ग्लैंड्स। जी नेक्स्ट बात करते हैं जी इफ़ेक्टर्स की। इफ़ेक्टर्स क्या हैं? इफ़ेक्टर्स भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं एंड अदर बॉडी पार्ट्स। इसमें ग्लैंड्स हो सकते हैं, अदर बॉडी पार्ट्स। लेकिन ये कैसे ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स हैं? इनमें मेनली जो है वो मसल्स और लिवर, इवन इफ़ेक्टर के तौर पर जो है वो किडनीज़ के अंदर मौजूद नेफ्रॉन भी इफ़ेक्टर्स के तौर पर काम करते हैं। ये डिपेंड करता है कि इफ़ेक्टर्स हम किस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, किस कोऑर्डिनेशन के हवाले से इफ़ेक्टर्स की बात करते हैं। अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो फिर इफ़ेक्टर्स मोस्टली मसल्स हैं। और अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में मोस्टली जो इफ़ेक्टर्स हैं वो ग्लैंड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लिवर। तो इफ़ेक्टर्स जो हैं इनका काम क्या होता है? दे आर ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स विच रिसीव मैसेजेस और इंफॉर्मेशन ऑर्डर्स फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू परफॉर्म अ प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट दैट स्टिमुलस। तो इस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं ये एक्चुअली इफ़ेक्टर्स हैं। इफ़ेक्टर्स जो हैं दे मे बी मसल्स इन नर्वस कोऑर्डिनेशन और दे मे बी
ग्लैंड्स इन केमिकल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है? वो कह रहा है ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इफेक्टर्स, ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इफेक्टर्स, सॉरी, ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स इफेक्टर परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन, इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। सो रिस्पॉन्स क्या है? ये एक एक्शन है, स्पेसिफिक एक्शन है विच इज़ परफॉर्म्ड बाय इफेक्टर्स ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोऑर्डिनेटर। अब देखें, स्टिमुलस से जो है वो मैसेज ट्रांसफ़र हुआ है, स्टिमुलस से रिसेप्टर्स ने मैसेज रिसीव किया है। रिसेप्टर्स जो हैं इन्होंने फॉरवर्ड किया है इस मैसेज को, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को टुवर्ड्स कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेटर जो हैं इन्होंने इफेक्टर्स को मैसेज दिया है कि ये काम परफॉर्म करना है, और इफेक्टर्स ने रिस्पॉन्स दिया है। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन है, ये एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन है। इसको किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाता है? एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन को 5 कंपोनेंट्स से। तो फिर कौन कौन से कंपोनेंट्स हो गए जी? स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स, देन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स रह गया, इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स जो है ये एक एक्शन है विच इज़ परफॉर्म्ड बाय इफेक्टर्स। एक दूसरे तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स इफेक्टर्स परफॉर्म एन एक्शन विच इज़ नोन एज रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स जो है वो एक एक्शन है। मैंने जस्ट इशारतन चीज़ें लिख दी हैं ताकि आपके जहन में ये रहे। असल में कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्टिमुलस और रिसेप्टर के दरमियान, और रिसेप्टर और इफेक्टर्स और कोऑर्डिनेटर, इनके दरमियान में डिफरेंस का नहीं पता होता कि हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। मैंने यहाँ पे ये शो कर दिया है कि स्टिमुलस एनवायरमेंटल चेंज है, रिसेप्टर्स ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, कोऑर्डिनेटर जो हैं ये भी ऑर्गन्स हैं, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमने लिख दिया है। इफेक्टर्स जो हैं ये भी ऑर्गन्स हैं और बॉडी पार्ट्स हैं, जबकि रिस्पॉन्स जो है ये कोई ऑर्गन या बॉडी पार्ट नहीं है, ये एक्शन है। ये दो चीज़ें डिफरेंट हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ये चेंज है और ये एक्शन है, जबकि बाकी चीज़ें जो हैं वो बॉडी पार्ट्स हैं। जी ये था एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह से होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन में और केमिकल कोऑर्डिनेशन में। आपकी बुक में उसने 2 फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं। वो कह रहा है कि इनकी तरतीब कुछ यूँ है। हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन जो है ये पहुँचती है रिसेप्टर्स। सो रिसेप्टर्स जो हैं वो किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। ये रिसेप्टर्स जो हैं ये बॉडी ऑर्गन्स हो सकते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स। स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन जा रही है रिसेप्टर्स तक। रिसेप्टर्स जो हैं ये मैसेज भेजेंगे टुवर्ड्स कोऑर्डिनेटर्स। यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन ये मैसेज जो जा रहा है ये जा रहा है थ्रू न्यूरॉन्स, और कोऑर्डिनेटर्स जो हैं ये वापस मैसेज जो है भेजेंगे टुवर्ड्स इफेक्टर्स। और इफेक्टर्स जो हैं ये मसल्स हो सकते हैं, लिवर हो सकता है, बोन हो सकती हैं, और इफेक्टर्स जो हैं ये एक एक्शन परफॉर्म करेंगे जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। सो ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ये हो रही है थ्रू न्यूरॉन्स। यहाँ पे भी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, न्यूरॉन्स मैसेज लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे भी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, न्यूरॉन्स मैसेज लेके आ रहे हैं। ये एरोज जो हैं ये शो कर रहे हैं न्यूरॉन्स को। तो न्यूरॉन्स जो हैं ये मैसेज लेके जा रहे हैं, इधर से न्यूरॉन्स जो हैं ये मैसेज लेके आ रहे हैं। ठीक है जी। तो एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है वो इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। स्टिमुलस से मैसेज जो है वो रिसीव किया जाता है रिसेप्टर्स के ज़रिए से, रिसेप्टर्स इसको पहुंचा देते हैं जी कोऑर्डिनेटर्स तक, और कोऑर्डिनेटर्स जो हैं इसको मॉडिफाई करके, इंटरप्रेट करके इसको भेज देते हैं इफेक्टर्स की तरफ इंफॉर्मेशन को, ताकि एक प्रॉपर एक्शन परफॉर्म किया जाए जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। ये जो मैंने फ़्लो चार्ट ड्रॉ किया है इसमें ये है असल में नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए। सो इन नर्वस कोऑर्डिनेशन एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है ये मैंने लिखा हुआ इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। इसी तरह से अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो उसमें एक चेंज आएगी, वो ये कि
केमिकल कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स की जगह पे आप लिखेंगे यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए से मैसेज जाता है। रिसेप्टर्स जो हैं वो भी सेंस ऑर्गन्स हो सकते हैं, ये ग्लैंड्स हो सकते हैं, ये फिर केमिकल स्क्रीट करते हैं। केमिकल स्क्रीट करते हैं, एक केमिकल मैसेंजर, ठीक है, हार्मोन्स हम बोलते हैं, ये मैसेज लेके जाते हैं मेन कोऑर्डिनेटर की तरफ। कोऑर्डिनेटर जो है ये भी एक ग्लैंड हो सकता है जो कि स्क्रीट करता है स्पेसिफिक हार्मोन, और वो हार्मोन जो है ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए से ही पहुंचाए जाते हैं टुवर्ड इफेक्टर्स। इफेक्टर्स जो हैं ये नेफ्रॉन्स हो सकते हैं, लिवर हो सकता है, ठीक है जी, या दूसरे बॉडी ऑर्गन्स हो सकते हैं, और वो फिर प्रॉपर एक एक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिवर की बात करें, अगर हम नेफ्रॉन की फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं, तो नेफ्रॉन पे कोऑर्डिनेटर्स यानी कि ग्लैंड्स जो हैं इन केमिकल कोऑर्डिनेशन वो स्क्रीट करते हैं एक हार्मोन। फॉर एग्ज़ाम्पल पिट्यूटरी की अगर बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन स्क्रीट करता है वेसोप्रेसिन या एडीएच हम बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन जो है वो फिर आके इफ़ेक्ट करता है किसको, किडनी में मौजूद नेफ्रॉन को, और वो फिर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना ये रिस्पॉन्स है। और स्टिमुलस इस केस में ये था कि बॉडी में वाटर की कमी, जब बॉडी में वाटर जो है उसकी कमी होती है, देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो ये मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि मोर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम थ्रू नेफ्रॉन जो है ये परफॉर्म की जाती है। सो रीअब्जॉर्प्शन थ्रू नेफ्रॉन जो है ये भी एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन है। आई होप सो कि आपको सारी बातें जो हैं वो क्लियर होंगी। हमने आज के लेक्चर में ये 3 चीज़ें ज़रा देखी हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होती है, टाइप्स क्या हैं कोऑर्डिनेशन की, और एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स, देन रिस्पॉन्स। और एंड पे हमने देखा कि ये किस तरह से जो है वो फ्लो करते हैं, किस तरह से एक से दूसरे तक जो है वो मैसेजिंग होती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम को और नर्व सेल को या न्यूरॉन को। अब यहाँ पे न्यूरॉन की बात हुई तो बाज़ बच्चों के ज़हन में आया होगा जी न्यूरॉन क्या है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ न्यूरॉन्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।